नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। और इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। पूरा सच यानी पूरी खबर। आज पूरा सच में हम बात करेंगे गाजा से आई एक ऐसी खबर की जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। आज पूरा सच में पहला मुद्दा होगा कि मारा गया इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन। इजराइल की सेना ने अपने दुश्मन याह्या सिनवार को कैसे मारा, बताएंगे पूरा सच में। और आपको दिखाएंगे वो वीडियो जो सिनवार की मौत से ठीक पहले लिया गया था। आज पूरा सच में दूसरा मुद्दा होगा कि आखिर कौन था याह्या सिनवार, आखिर उसे क्यों कहा जाता था आतंक का हिटलर। आज हम आपको बताएंगे गाजा के ओसामा बिन लादेन कहे जाने वाले सिनवार का पूरा सच। आज पूरा सच में तीसरा मुद्दा होगा, क्या सिनवार की मौत के बाद खत्म हो जाएगा हमास, क्या हमास कर देगा सरेंडर, और क्या है इजराइल के दूसरे दुश्मन हिजबुल्लाह की तैयारी। तो बिना देर किए देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। उसे कई नामों से जाना जाता था। उसे कोई गाजा का ओसामा बिन लादेन कहता था, तो कोई उसे खान यूनुस का जल्लाद कहता था। उसके दुश्मन उसे आतंक का हिटलर भी कहते थे। वो क्रूर था, वो जालिम था, वो इंसानियत का दुश्मन था। हम बात कर रहे हैं हमास के चीफ याह्या सिनवार की, जिसे इजराइल ने हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया है। आज पूरा सच में हम जल्लाद सिनवार का पूरा सच बताएंगे। आज आपको उसका एक एक पाप बताएंगे। उसके गुनाहों का पूरा बही खाता आपके सामने रखा जाएगा। आपको यह भी बताएंगे कि वो कैसे मारा गया और उसकी मौत के बाद इजराइल में कैसे जश्न मनाया गया। लेकिन सिनवार की पूरा सच जानने से पहले देखते हैं उसकी जिंदगी का वो आखिरी वीडियो जो इजरायली ड्रोन से लिया गया था। ये वीडियो पूरे 48 सेकंड का है, जिसमें कैद है मौत के सौदागर सिनवार के आखिरी पल। गाजा में सिनवार और उसके साथियों के साथ इजरायली सैनिकों की एक मुठभेड़ हुई, जिसके बाद वो एक टूटी फूटी इमारत में जाकर छिप जाता है। वो बुरी तरह से जख्मी था और धूल और राख से सना हुआ था, ढका हुआ था। बेबस लाचार सिनवार ने अपने चेहरे पर नकाब लगा रखा था, नकाब से चेहरे को ढक रखा था। अंदर कौन है ये पता करने के लिए इजरायली सैनिक कैमरे से लैस एक ड्रोन को अंदर भेजते हैं। तो सिनवार उस वक्त सोफे पर बैठा हुआ दिखता है, और ड्रोन को देखकर सिनवार पहले तो शांत बैठा रहता है, चुपचाप बैठा रहता है। वो ड्रोन के करीब आने का इंतजार करता है, और इसके बाद वो अपने उल्टे हाथ से एक डंडा ड्रोन की तरफ फेंकता है। ऐसा लगता है कि उसका दाहिना हाथ यानी सीधा हाथ जख्मी है, लेकिन ड्रोन ऑपरेटर जो है वो उस ड्रोन को दूसरी दिशा में ले जाकर डंडे से उसको बचा लेता है। और उसके बाद ड्रोन वहां से हट जाता है, और इस इमारत में इजरायली फोर्स एक धमाका करती है, और कुछ ही पलों में आतंक का हिटलर कहे जाने वाला सिनवार खत्म हो जाता है। तो इजराइल जब भी अपने किसी दुश्मन को मारता है तो यह माना जाता है कि उसने अपने टारगेट को खत्म करने के लिए कोई शानदार प्लानिंग की होगी। हाल ही के दिनों में इजराइल और उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद ने इसी तरह से पूरी प्लानिंग से हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह को बेरूत में और हमास के पूर्व चीफ हानिया को तेहरान में ठिकाने लगाया था। लेकिन आपको एक जानकर आश्चर्य होगा, अचरज होगा कि भले ही इजरायली सेना ने सिनवार को मार दिया है, लेकिन मुठभेड़ के समय तक इजराइल के सैनिकों को यह भी नहीं पता था कि वो इतने खतरनाक दुश्मन के साथ मुठभेड़ कर रहे हैं। यहाँ तक कि सिनवार को मारने के बाद भी सैनिकों को यह नहीं पता था कि जिस आतंकवादी को उन्होंने मारा है वो आतंकवादी हमास का चीफ सिनवार है। आइए सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं कि आखिर सिनवार का खात्मा कैसे किया गया। तो इजराइल पर 7 अक्टूबर 2023 का हमला करने के बाद से ही याह्या सिनवार गाजा पट्टी में छुपा हुआ था। इजराइल के सैनिकों से बचने के लिए वो अपना ज़्यादातर समय गाजा में बनी सुरंगों में बिताया करता था। टनल का नेटवर्क भी इसी ने बनाया था, और सिनवार के साथ हमेशा उसके बॉडीगार्ड्स होते थे, और कई बार वो इजराइल के बंदूकों को ढाल की तरह इस्तेमाल करता था अपनी रक्षा के लिए। लेकिन बुधवार का दिन सिनवार के लिए मौत का पैगाम लेकर आया। उस दिन रफा के अल सुल्तान इलाके में इजरायली सेना की एक बटालियन है, जिसे कहा जाता है 888वीं विस्लामैक ब्रिगेड,
जो गश्त कर रही थी। और इसी दौरान इजरायली सैनिकों को हमास के 3 आतंकवादी नजर आए और उनके साथ मुठभेड़ शुरू हो गई। इसके बाद इनमें से एक आतंकवादी एक टूटी फूटी इमारत की दूसरी मंजिल में जाकर छुप गया और इजरायली सेना ने तब कैमरे से लैस ड्रोन को इस इमारत के अंदर भेजा जो हमने आपको इसके दृश्य भी दिखाए थे। और इसके बाद इजरायली सैनिकों ने टैंकों से इस इमारत को उड़ा दिया और जब मलबा हटाया गया तो इसमें तीनों आतंकवादियों की लाशें निकली और इनमें से एक लाश को देखकर इजरायली सैनिकों को शक हुआ, क्योंकि इस लाश की जो कद काठी थी, शक्ल सूरत थी, जो चेहरा था, वो हूबहू सिनवार की तरह दिख रहा था। इसके बाद इस लाश की एक उंगली को काटकर जांच के लिए सीधे इजराइल भेजा गया, जहां डीएनए जांच के बाद इस बात पर मोहर लग गई कि मारा गया आतंकी इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन यहिया सिनवार ही है। और जब इजराइल के नागरिकों को यह खबर मिली कि उनके देश का सबसे बड़ा दुश्मन सिनवार मारा गया है, तो पूरे देश में कई इलाकों में जश्न का माहौल बन गया। जश्न मना रहे इजरायली नागरिक इस बात पर खुश थे कि उनकी सेना ने 7 अक्टूबर के कत्लेआम का 1 साल बाद बदला ले लिया है। और इजराइल के अलग अलग शहरों में, अलग अलग कस्बों में खबर मिलते ही लोग सड़कों पर उतर आए, नाचने लगे, कूदने लगे, नारे लगाने लगे। और इन लोगों के हाथों में इजराइल के झंडे थे और इन्होंने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई। आप देख सकते हैं जश्न की ये 2 तस्वीरें, किस तरह से इजरायली नागरिक आपस में मिलकर सामूहिक नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं। बच्चे देख सकते हैं आप कंधों पर बैठे हुए हैं। दूसरी तस्वीर में देखिए किस तरह से मिठाई खिलाई जा रही है, जो लोग रास्ते में निकल रहे हैं उनको रोक रोक कर मिठाई बांटी जा रही है। इजराइल के झंडे हर तरफ नजर आ रहे हैं और क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या महिला, क्या पुरुष, सब सिनवार की मौत का जश्न मना रहे हैं, झंडे को चूम रहे हैं। इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और म्यूजिक सिस्टम, डीजे सिस्टम तक वहां पर आ गया। लोगों ने जश्न मनाया, नाच गाना किया, मिठाई खाई, मिठाई बांटी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहिया सिनवार की मौत से कितने खुश हैं। और खासकर इजराइल के सबसे ज़्यादा जश्न की जो तस्वीरें आई हैं वो दक्षिण इलाके के शहरों और कस्बों से आई हैं। यह वही जगह है जहां पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास के आतंकवादियों ने ज़बरदस्त कत्लेआम मचाया था और करीब 1200 इजरायली नागरिकों की हत्या कर दी थी, बहुत क्रूर तरीके से हत्या की थी। और वहीं 250 के करीब बंधक बना लिए गए थे। और इस खास बात है कि इस हमले का मास्टरमाइंड यहिया सिनवार था और इसीलिए उसकी मौत के बाद इस इलाके में सबसे ज़्यादा खुशियां देखी जा रही हैं और मिठाइयां बांटी जा रही हैं। तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 7 अक्टूबर के हमले के मास्टरमाइंड यहिया सिनवार के मारे जाने की घोषणा की। नेतन्याहू ने साथ ही शर्त रखी है कि अगर हमास इजरायली बंधकों को वापस करने और हथियार डालने यानी सरेंडर पर राजी हो जाता है तो युद्ध कल में समाप्त हो जाएगा। Yahya Sinwar is dead. He was killed in Rafah by the brave soldiers of the Israel Defense Forces. While this is not the end of the war in Gaza, it's the beginning of the end. To the people of Gaza, I have a simple message. This war can end tomorrow. It can end if Hamas lays down its arms and returns our hostages. The axis of terror that was built by Iran is collapsing before our eyes. Nasrallah is gone. His deputy Muhsin is gone. Haniyeh is gone. Def is gone. Sinwar is gone. तो बेंजामिन नेतन्याहू बता रहे हैं कि एक एक करके उसने अपने दुश्मनों को ठिकाने लगा दिया है इजराइल ने। और इतिहास गवाह है कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिटलर की नाजी सेना ने यहूदियों का भयंकर कत्लेआम मचाया था। मानवता को हिला देने वाले इस नरसंहार में कहते हैं 60 लाख से ज्यादा यहूदी मारे गए थे। और दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1948 में ही यहूदियों के लिए एक अलग देश इजराइल बनाया गया। लेकिन इजराइल के आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा नरसंहार हुआ था पिछले साल 7 अक्टूबर को। और इस नरसंहार को अंजाम दिया था हमास के चीफ यहिया सिनवार ने। आइए आपको बताते हैं कि इस अटैक के मास्टरमाइंड सिनवार ने इस पूरे कत्लेआम को कैसे अंजाम दिया था। और वो तारीख थी 7 अक्टूबर 2023 और वो समय था करीब सुबह 7 बजे का। और इजराइल के दक्षिणी इलाके में अचानक गाजा पट्टी की तरफ से रॉकेट से हमला होने लगा। लोग कुछ समझ पाते इसके पहले ही हमास के आतंकवादी कार,
बाइक और यहां तक कि पैराग्लाइडिंग के जरिए यानी आसमान से उड़कर सीधे इजराइल में दाखिल हो गए। और इजराइल में घुसते ही सिनवार के इन आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। बच्चे हों या बूढ़े हों, आदमी हो या औरत हो, जो रास्ते में मिला उस पर इन लोगों ने गोलियां बरसाई। यहां तक कि घरों में घुस कर हमास के आतंकवादियों ने बेकसूरों की जान ली। छोटे छोटे बच्चों को मारा गया और तो और कई इजरायली महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार तक किए गए। और इस हमले को इजराइल के इतिहास की सबसे बड़ी खुफिया नाकामी माना जाता है, क्योंकि उसकी एजेंसियां पता नहीं कर पाई थी कि हमला होने वाला है। और जब तक इजरायली सुरक्षा बल कुछ समय समझ पाते, कुछ कर पाते, तब तक हमास ने जल, थल और नभ से करीब 2 दर्जन इजरायली कस्बों पर हमला कर दिया। और इस हमले में 1200 से अधिक इजरायली नागरिकों की मौत हो गई और करीब 250 इजरायली नागरिकों को हमास के आतंकी बंधक बनाकर गाजा पट्टी अपने साथ ले गए। और इनके साथ जब बंधक बनाकर ले जाया गया तब भी बहुत ही क्रूर व्यवहार किया गया था। हमने देखा था तस्वीरों में कैसे एक लड़की को एक ओपन गाड़ी के अंदर नग्न अवस्था में डाल रखा था और कैसे उसका जुलूस निकाला गया। ये सारी दुनिया ने दर्दनाक तस्वीरें देखी थी। और उसके बाद छिड़ी जंग में इजराइल ने फिलिस्तीन के खिलाफ जो कार्रवाई की, जो एक्शन किया, उसमें अभी तक करीब एक अंदाजे के मुताबिक 45,000 लोग मारे जा चुके हैं। और सिनवार के इशारे पर जो जंग शुरू हुई थी वो अब गाजा पट्टी के साथ साथ लेबनान, ईरान और यमन तक फैल चुकी है। तो इजरायली सैन्य प्रवक्ता डैनियल हगारी ने कहा है कि हमारा युद्ध हमास के साथ नहीं है और गजा के लोगों के साथ भी नहीं है, जिन्हें यहया सिनवार के कारण काफी कुछ भुगतना पड़ा है गजा के लोगों को। साथ ही उन्होंने जोर दिया कि हम तब तक आराम नहीं करेंगे जब तक कि हम सभी बंधकों को छुड़ा नहीं लेते। Since the beginning of this war that Sinwar started on October 7th, we've said our war is with Hamas, not with the people of Gaza. And we mean it. We are working to increase the amount of humanitarian aid, including food, water, and medicine that goes into Gaza, to the people of Gaza who are suffering because of Yahya Sinwar. On this day, our thoughts are with the families of those murdered or kidnapped because of Sinwar. We bow our hearts, heads, and we bow our heads and remember our brave soldiers who paid their ultimate sacrifice to defend the people of Israel. Our work is not done. We will not rest until we bring home all our hostages by any means. तो हमास का चीफ यहया सिनवार भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन उसकी क्रूरता की कहानियां इतिहास में हमेशा दर्ज रहेंगी। वो ना सिर्फ इजराइल का दुश्मन था, बल्कि वो उन फिलिस्तीनियों पर भी रहम नहीं करता था जिन पर उसे इजराइल का एजेंट होने का शक हो जाता था। वो औरतों और बच्चों को अपनी ढाल की तरह इस्तेमाल करता था। आइए आपको बताते हैं कि सिनवार की आतंकी और खूनी जिंदगी का पूरा सच क्या है। तो सिनवार का जो जन्म है वो साल 1962 में गाजा के खान यूनिस इलाके में हुआ था। यही वजह है कि उसे खान यूनुस का कसाई भी कहा जाता था। उसका बचपन एक फिलिस्तीनी शरणार्थी कैंप में गुजरा और गाजा की इस्लामिक यूनिवर्सिटी से उसने अरबी भाषा में बैचलर की डिग्री हासिल की। और पढ़ाई के दौरान ही सिनवार जो है वो कट्टरपंथी संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड के संपर्क में आ गया था, उससे प्रभावित हो गया था। और सिनवार को इजराइल ने 1982 में पहली बार गिरफ्तार किया था और तब उसकी उम्र महज 19 साल थी। 19 साल की उम्र में वो इजराइल की रडार पर आ गया था और यहया पर कट्टरपंथी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप थे, इसीलिए उसे गिरफ्तार किया गया था। और 1985 में उसे दोबारा गिरफ्तार किया गया और तब तक वो हमास का जो संस्थापक था, जो हमास का एक तरह से आध्यात्मिक गुरु माना जाता है, शेख अहमद यासीन का भरोसा जीत चुका था, उसका करीबी बन चुका था। और 1987 में सिनवार ने हमास के अंदर, उसके हमास संगठन के अंदर ही एक और संगठन अल मस्द संगठन स्थापित किया और अल मस्द
अनैतिक अपराध करने वाले यानी गैर इस्लामिक कार्य करने वालों को सजा देने के लिए एक बदनाम संगठन था और अल मस्द के सदस्य हर उस शख्स को मार डालते थे जिन पर उन्हें यह शक होता था कि इस शख्स ने जो है वो इजराइल के साथ साठगांठ की है या ये इजराइल का एजेंट है या ये इजराइल के प्रति सहानुभूति रखता है। और खुद सिनवार ने कबूल किया था कि इजराइल के लिए जासूसी करने के शक में उसने एक आदमी को उसके ही भाई के हाथों जिंदा दफन करवा दिया था। ये क्रूरता की इंतहा थी। और 1988 में सिनवार को 2 इजरायली सैनिकों की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया और इजराइल में उसे एक साथ 4 उम्र कैदों की सजा सुनाई गई। मतलब 1 उम्र कैद नहीं बल्कि 4 उम्र कैद की सजा सुनाई गई। और सिनवार ने 1988 से 2011 के बीच इन 3 सालों में करीब माफ कीजिएगा 1988 से 2011 के बीच करीब 22 सालों के बीच जो उसके थे जिंदगी के, वो इजराइल की जेलों में गुजारे। और 2011 में हमास और इजराइल के बीच कैदियों की अदला बदली का समझौता हुआ जिसके तहत इजराइल ने 1027 कैदियों को रिहा कर दिया जिनमें सिनवार भी शामिल था और इजराइल की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। 2013 में सिनवार को हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो का मेंबर चुना गया और 2017 में वो पॉलिटिकल ब्यूरो का हमास का चीफ बन गया। और साल 2015 में अमेरिका तक उसकी गूंज पहुंची और अमेरिका के विदेशी विभाग ने उसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया। और सिनवार को ईरान का बेहद करीबी माना जाता था। उसने 2021 में एक भाषण दिया था जिसमें उसने ईरान की जमकर तारीफ करते हुए ईरान का शुक्रिया अदा किया था। तो ये थी याह्या सिनवर की कहानी। और याह्या सिनवर की मौत को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दुनिया के लिए एक अच्छा दिन बताया। बाइडेन ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को बधाई देते हुए कहा कि अब आगे बढ़ने का समय है और गाजा में युद्ध को खत्म करने और जो बंधक इजराइल के हैं उन्हें वापस लाने का वक्त अब आ चुका है। आइए सुनते हैं जो बाइडेन ने क्या कहा। Good day for the world. We got on call. These Netanyahu to congratulate and giving Sinwar. There are a lot of blood in it. American blood, Israeli blood, and others. And I told him that we was pleased with his actions. And further that now's the time to move on. Move toward a ceasefire in Gaza. Ensure that we move in the direction that we're going to be in a position to make things better for the whole world. It's time for this war to end and bring this hostages home. तो इजराइल अमेरिका की सरकार भी इस आतंकी के मारे जाने पर खुश है और इजराइल अपने दुश्मनों को एक एक करके ढेर कर रहा है। आइए आपको दिखाते हैं कि इजराइल ने 2.5 महीने के भीतर कैसे अपने 3 बड़े दुश्मनों को मार गिराया है। और पहली तस्वीर है याह्या सिनवार की। ताज़ा हमले में इजराइल ने हमास के चीफ याह्या सिनवार को मारकर पिछले साल 7 अक्टूबर को हुए हमले का बदला ले लिया है, इंतकाम पूरा कर लिया है। इजराइल ने दांतों की तस्वीरें और बॉडी की तुलना करके अपने डेटाबेस में मौजूद सिनवार के डेटा से इसकी जांच की, मिलान किया, क्योंकि सिनवार ने इजरायली जेलों में करीब 22 साल से अधिक का समय गुजारा था, जहां कई बार वो इलाज से गुजरा था। इसलिए उसके सारे डीएनए सैंपल, उसके दांतों के सैंपल इजराइल के पास थे और ये मिलान होने के बाद ये स्पष्ट हो गया कि मारा गया आतंकवादी सिनवार ही। वहीं दूसरी तस्वीर देखिए। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो 27 सितंबर की है इसी साल, जब इजराइल ने बैरूत में हवाई हमले में हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह को मार गिराया था। और नसरल्लाह इजराइल पर हमलों के लिए वांटेड था। लगातार इजराइल पर मिसाइलें हिजबुल्लाह जो दाग रहा था उसके पीछे नसरल्लाह का दिमाग था। और लेबनान से संचालित हो रहे संगठन हिजबुल्लाह ने इजराइल की नाक में पिछले 4 दशक से दम कर रखा था। और टॉप लीडर नसरल्लाह की हत्या के बाद नेतन्याहू ने नसरल्लाह के संभावित 2 उत्तराधिकारियों को भी मार गिराने का दावा किया है। और नसरल्लाह वो व्यक्ति था जो ईरान का बेहद करीबी माना जाता था। और तीसरी तस्वीर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो 31 जुलाई की है। याह्या सिनवार से पहले हमास के प्रमुख रहे इस्माइल हानिया को इजराइल ने इसी साल 31 जुलाई को मार गिराया था। हानिया की हत्या तेहरान यानी ईरान की राजधानी में दोपहर करीब 1:15 बजे की गई, जब वो तेहरान में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRG के कोर की निगरानी वाले एक अति सुरक्षित सैन्य परिसर में ठहरे हुए थे। और इसी दौरान उस रात में सोते वक्त उन्हें निशाना बनाया और इस प्रकार हानिया का काम तमाम हो गया। तो सिनवार को मारे जाने के बाद एक सवाल खड़ा हो गया है कि अब उसकी जगह कौन लेगा, आखिर कौन उसका उत्तराधिकारी बनेगा, कौन उसकी गद्दी पर बैठेगा।
आइए हम आपको कुछ ऐसे नाम बताते हैं जिनके बारे में माना जा रहा है कि हमास में सिनवार की जगह ले सकते हैं। तो सिनवार के जो उत्तराधिकारियों के लिए सबसे पहला नाम सामने आ रहा है, उसका नाम है खलील अल हया। ये पॉलिटिकल ब्यूरो का डिप्टी चीफ है, हानिया के माफ़ कीजिएगा, ये सिनवर के नीचे काम करता था। और खलील इजराइल के साथ युद्ध विराम के लिए जो समझौते की जो बातचीत चल रही थी उसमें हमास के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहा था। कूटनीति में से माहिर माना जाता है। और सिनवार की जगह लेने वालों में खालिद मेशाल का भी नाम चल रहा है, ये नंबर 2 पर चल रहे हैं। खालिद मेशाल विदेशों में रहकर हमास के लिए लॉबिंग का काम करते हैं और इनको लेकर बहुत पहले इजराइल और जॉर्डन के अंदर विवाद हो चुका है। और खालिद मेशाल ने 1996 से 2017 तक हमास के राजनीतिक ब्यूरो की कमान संभाली थी। एक बहुत महत्वपूर्ण पद होता है और बहुत लंबे समय तक वो इस पद पर रहे थे। और मूसा अबू मरजौक के हाथ में भी हमास की कमान आ सकती है। वो 1992 से 1996 तक हमास के राजनीतिक ब्यूरो का पहला प्रमुख बना था। और मूसा को हमास के जो पूर्व चीफ था इस्माइल हानिया, जिसको तेहरान में मारा गया था, उसका सबसे करीबी व्यक्ति माना जाता था। और ये खबर थी कि हानिया के बाद उसे ही हमास की कमान मिल सकती है, लेकिन कमान जो मिली वो सिनवर को मिली। और इस बार इन सबके अलावा सिनवार की गद्दी पर मोहम्मद इस्माइल दरविश भी बैठ सकता है। दरविश हमास की शूरा परिषद, जो एक बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, उसका प्रमुख है और उसके ईरान के साथ बेहद मजबूत संबंध बताए जाते हैं। तो हमास चीफ यहिया सिनवार के मारे जाने के बाद अमेरिका युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के लिए अब दबाव बनाने की योजना बना रहा है। और अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा है कि अब जब संघर्ष विराम के रास्ते की सबसे बड़ी बाधा सिनवार मारा जा चुका है, तो उम्मीद करते हैं हम कि संघर्ष अब जल्द खत्म होगा। The chief obstacle to reaching that ceasefire and bringing it into the war has been Sinwar, who has refused to negotiate at all in recent weeks and has said no time and time again. That obstacle has obviously been removed. So you know the proposal that has been on the table for some time. We're going to be trying to push that proposal forward. We now have a different, well, we don't know who will be on the other end of the negotiating table now, but certainly won't be Sinwar. So there's a different, it is a very different situation. Now, तो पूरा सच में वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे सिनवार की मौत पर क्यों है ईरान और हिजबुल्लाह आग बबूला। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रिबार, निर्माण का रियल हीरो। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन हैं। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। भैया, घर का किराया देना था, कुछ पैसे। इस महीने तो गाड़ी की EMI जानी है ना, अगले महीने पक्का। चलता हूँ। आपके बाद फैमिली को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं।
तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका एक बार फिर स्वागत है। और यहिया सिनवार के मारे जाने के बाद ईरान और हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं वो आग बबूला हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने कहा है कि सिनवार की हत्या से जो पूरा इलाका है उसमें तनाव और भी ज़्यादा बढ़ेगा। और वहीं हिजबुल्लाह ने इजराइल को अंजाम भुगतने की धमकी दी है। और सिनवार की मौत के बाद निश्चित तौर पर हमास अब खत्म होने की कगार पर है, लेकिन हिजबुल्लाह अब भी इजराइल के लिए एक बड़ा खतरा बना हुआ है। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि अब गाजा के बाद असली जंग लेबनान की धरती पर लड़ी जाएगी। लेकिन ये जंग आसान नहीं है, क्योंकि हिजबुल्लाह बहुत ही घातक और ताकतवर है। हिजबुल्लाह की सैन्य ताकत किसी छोटे मोटे देश के बराबर है और दक्षिण लेबनान के शहरों, गांवों और कस्बों में चट्टानी पहाड़ियों के नीचे हिजबुल्लाह ने अपने खतरनाक अड्डे बना रखे हैं, जहां सीधी टक्कर इजरायली सैनिकों के साथ हिजबुल्लाह की हो रही है। और इजराइल से निपटने के लिए हिजबुल्लाह ने वर्षों से तैयारी कर रखी है। उसने ज़मीन के अंदर मीलों तक अपनी सुरंग का जाल बिछा रखा है, जिसमें घातक मिसाइलों का भंडार जमा है, ऐसा दावा किया जाता है। आइए देखते हैं कि हिजबुल्लाह की मिलिट्री स्ट्रेंथ आखिर है क्या। तो जानकारों का अनुमान है कि हिजबुल्लाह के पास करीब 50,000 फुल टाइम लड़ाके हैं, जबकि इसी साल हिजबुल्लाह का जो नेता था हसन नसरल्लाह, उसने मरने से पहले ये दावा किया था कि उसके पास 1 लाख से ज़्यादा लड़ाके और रिजर्व सैनिक हैं। वहीं हिजबुल्लाह के सबसे खतरनाक दस्ते का नाम है रादवान फोर्स, जिसमें 200 करीब 2,500 कमांडो हैं। और हिजबुल्लाह के पास करीब 1,20,000 से लेकर 2 लाख तक रॉकेट और मिसाइल मौजूद हैं। छोटे मोटे देश के पास भी नहीं होता है। और हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा सैन्य हथियार बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसके हज़ारों में होने का अनुमान लगाया गया है। इसमें 250 से 300 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली 1500 मिसाइलें शामिल हैं। और हिजबुल्लाह ने हाल ही में फादी 1 और फादी 2 मिसाइल से इजराइल के रामत डेविड एयरबेस पर हमला किया था, निशाना बनाया था। और ये बेस लेबनान की सीमा से 48 किलोमीटर दूर इजराइल के अंदर है। और हिजबुल्लाह के पास जो रॉकेट और मिसाइलें हैं वो 500 किलोमीटर तक की रेंज पर निशाना साध सकती हैं। इसका मतलब है कि वो पूरे इजराइल को कवर कर सकता है। और इतना ही नहीं, हिजबुल्लाह के पास समुद्री तट से जहाज पर मार करने वाली मिसाइलें, टैंक रोधी मिसाइलें और विमान भेदी मिसाइलें भी हैं। और उसके पास ड्रोन से लेकर खुफिया जानकारी जुटाने वाली टेक्नोलॉजी भी है। और हिजबुल्लाह के लड़ाकों को रूस में बने T-55 जैसे टैंक चलाने की ट्रेनिंग भी मिली है। और हिजबुल्लाह ने हथियारों के अवैध अंतर्राष्ट्रीय बाजार से बख्तरबंद वाहन भी हासिल कर लिए हैं। साथ ही वो कुवैत, अफगानिस्तान, इराक से लेकर विदेशी लड़ाकों को भर्ती करने में भी जुटा हुआ है। तो ये है हिजबुल्लाह की ताकत। तो आज पूरा सच में इतना ही। अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में, किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ, किसी और मुद्दे की तहकीकात के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।